हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ के 7.1 का थ्योरी। उस चैप्टर का नाम है समाकलन। आइए उसको समझने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग कैलकुलस समझ लें। कैलकुलस क्या होता है? इससे पहले मैं चैप्टर जब 5 चालू किया था उसमें आप लोगों को बताए थे कैलकुलस क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का भाग होता है। कैलकुलस का अर्थ कलन होता है। कैलकुलस का खोज दो मैथमेटिशियन ने खोजा था, जिसका नाम सर आइजक न्यूटन है और दूसरे मैथमेटिशियन G.W. लेबनिज है। इन दोनों मैथमेटिशियन ने सबसे पहले कैलकुलस का खोज किया था। कैलकुलस का दो भाग होता है। पहला अवकलन, जिसको कैलकुलस का दो भाग होता है। पहला अवकलन अर्थात इंग्लिश में डिफरेंशियल। दूसरा होता है समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। अवकलन के बारे में हम लोग चैप्टर 5 से लेके 6 तक पढ़ चुके हैं। उसमें अवकलन अनुप्रयोग भी पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 7 में समाकलन। समाकलन क्या है, ध्यान से समझो। समाकलन क्या है? अवकलन के व्युत्क्रम संक्रियाओं को अवकलन के व्युत्क्रम संक्रियाओं को क्या कहेंगे? समाकलन कहते हैं। समाकलन को इस साइन से सूचित करेंगे। जब भी समाकलन का को संकेत करने के लिए गया तो मैं इंटीग्रेशन के लिए ऐसा साइन लूंगा। यह रियल में सम से बना है। सम मतलब होता है जोग। सम मतलब क्या होता है? जोग। छोटे छोटे, ध्यान से समझो, जैसे कोई वक्र है, इस तरह का वक्र है और उनका एरिया निकालना हो तो उसमें छोटी छोटी अनेक आकृतियां बनेंगी और उन आकृतियों को क्षेत्रफल निकाल करके उनको जोड़ा जाता है, उनको सम किया जाता है इंटीग्रेशन में, समाकलन में। इसलिए सम से ही इसका संकेत इंटीग्रेशन का ऐसा बनाया गया है। तो समाकलन को इस साइन से क्या करेंगे? सूचित किया जाता है। अब ध्यान से देखो, समाकलन भी दो प्रकार के होते हैं। समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। दूसरा निश्चित समाकलन होता है, डिफिनिट इंटीग्रल्स। अनिश्चित समाकलन 7.1 से 7.7 तक हम लोग पढ़ेंगे और निश्चित समाकलन 7.8 से 7.11 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अनिश्चित समाकलन के बारे में समझता हूँ। ध्यान से समझो, अनिश्चित समाकलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनिश्चित समाकलन में उसको समझने के लिए मैं यहाँ एक स्टेप लिखा हूँ, ध्यान से समझो। अनिश्चित समाकलन में हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से समझो, यदि f डैश x दिया हो, यदि f डैश x दिया हो तो हमें fx ज्ञात करना है। अर्थात मान लो कोई फलन दिया रहता है, उस फलन का डिफरेंशिएशन कुछ होता है तो उस डिफरेंशिएशन से हमें फलन तक पहुंचना है। अर्थात जो समाकलन होता है वो अवकलज का व्युत्क्रम होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रति अवकलज बोलेंगे, ऐसा समझ लो। फिर से अनिश्चित समाकलन में हम क्या पढ़ेंगे कि यदि f डैश x दिया है तो fx हम क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है
कि अनिश्चित समाकलन में हम लोग पढ़ेंगे यदि f डैश x दिया है तो उसका हम fx ज्ञात करेंगे, बस इतना ही। अनिश्चित समाकलन में f डैश x दिया है तो हमें उसका fx ज्ञात कर लेना है, बस इतना ही समझो। अब ध्यान से समझो एक और बात। अनिश्चित समाकलन तो क्लियर हो गया कि f डैश x दिया हो तो हम fx प्राप्त कर लेंगे। निश्चित समाकलन में हम किसी भी वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो तो बाद की बात है, उसको पढ़ना है आगे, बाद में उसको समझेंगे। अब एक बात ध्यान से समझो, मान लो fx कोई फलन है, ध्यान से समझो, fx कोई फलन है तो fx का, ध्यान से समझो, जिस प्रक्रिया द्वारा अवकलज ज्ञात करते हैं, f डैश ज्ञात करते हैं, उस प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। और fx का अवकलन प्रक्रिया द्वारा जो प्राप्त होता है, f डैश प्राप्त होता है, उसको अवकलज बोलेंगे। तो अवकलन और अवकलज में सस्पिशन नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि फिर से समझ लो, fx का जब f डैश प्राप्त करते हैं तो fx से f डैश प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं होती है उसको अवकलन बोलेंगे। अवकलन का fx का अवकलन करने के बाद जो डिफरेंशिएशन प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे, अवकलज बोला जाता है। ध्यान से अब समझो मेन बात। अब f डैश x से जब f डैश x का अवकलज का हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रति अवकलज। फिर उसी फलन तक पहुंच जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रति अवकलज। इतना बात समझ में आया, इसको नोट कर लो। आइए अब वो हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ मैं सूत्र लिख रहा हूँ, उसी का मदद से मैं आप लोगों का इंटीग्रेशन का सूत्र बना के दिखाऊंगा। उसको रटना नहीं है, समझने का प्रयास करो कैसे कैसे हुआ है। रटेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे, समझ के लिखेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। डरना नहीं है, मैं आप लोगों का कैलकुलस इतना बेसिक तरीका से बताऊंगा कि आप लोगों का बोर नहीं लगेगा, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन का सूत्र लिखता रहा हूँ, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन का साथ साथ समझाते चलूंगा कैसे कैसे बना है वो। ध्यान से देखो, पहला सूत्र होगा मेरा डिफरेंशिएशन का, ध्यान से समझो, पहला होगा अचर पद का। ध्यान से समझो, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कोई भी अचर पद होगा, 1 2 3 4 5 2 3 जो भी हो, उन अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। दूसरा क्या होगा, dy dx, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। x के पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, जानते हैं n क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तीसरा इसी के बेस पर होता है dy dx 1/x का, पहले लिख लेता हूँ, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहाँ dy dx का मतलब कि x के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, समझ में आया, ये बात ध्यान रखना। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक। चौथा लिख लो, चौथा होता है dy dx 1/x का, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। पांचवा dy dx रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन,
रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। छठा है मेरा dy dx e के पावर x, e के पावर x होगा सॉरी e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e के पावर x से शब्द है ये सब। 7 नंबर dy dx ए के पावर x का डिफ्रेंसिएशन का होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है ए के पावर x log a, बेस e होता है log a। एक और सूत्र होता है मेरा 8वां, ध्यान से समझो, dy dx log x होता है। log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। एक बात ध्यान रखना, log का मान जो होता है, एक बार ध्यान देना, log का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ मॉड भी लगा देंगे, ऐसा ही लिख देता हूँ। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब ध्यान से देखो कि हमने डिफ्रेंसिएशन का सूत्र लिख दिया है, उसी के मदद से हम लोग इंटीग्रेशन का सूत्र बना लेते हैं। ध्यान से देखो, रटना नहीं है, समझने का प्रयास करो कैसे सूत्र सब बन रहा है। ध्यान से देखो, आठ इधर मैं डिफ्रेंसिएशन का सूत्र लिख दिया हूं, ध्यान से समझो। अब इसको यहीं से मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना रहा हूं, इंटीग्रेशन का साइन दे रहा हूं, ध्यान से समझो। पहला इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन हमें निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है किसका, अभी हमने क्या बताया कि अनिश्चित समाकलन में हमें क्या पढ़ना है कि f डैश x यदि दिया है तो हमें fx ज्ञात करना है, मतलब डिफ्रेंसिएशन दिया है तो उसका फलन तक हमें क्या करना है, पहुंचना है। तो हमें अब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा 0 dx, यहाँ x के सापेक्ष इसका जब इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन यह होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, समाकलन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का व्युत्क्रम होता है। तो इसका इंटीग्रेशन पूछूंगा तो फलन मेरा क्या हो जाएगा, मतलब 0 का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद कोई भी हो सकता है, अचर आ जाएगा, ठीक है, अचर आ जाएगा। दूसरा ध्यान से समझो, 2 नंबर इंटीग्रेशन समझने लायक है। दूसरा ध्यान से समझो, अगर 0 का इंटीग्रेशन अचर पद हो गया तो इसके अनुसार ध्यान से समझना, यहाँ मैं लिख रहा हूं कि n इंटू एक्स के पावर n-1 का जो इंटीग्रेशन है उसको तो होना चाहिए x के पावर n। एक चीज और समझ लो, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझो, यही मेन है। मान लो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, और अगला डिफ्रेंसिएशन करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ध्यान से समझना है, एक चीज, एक लॉजिक समझने का प्रयास करना, आखिर क्या होता है, रटो मत, हर चीज को समझने का प्रयास करो आखिर कैसे हो रहा है। एक्स स्क्वायर मान लो 5 हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। अगला मैं एक और निकाल के चेक कर रहा हूँ कि डी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स के पावर 2 प्लस 8 है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं x के पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन निकालूं तो 2x हो जाएगा। अगर x के पावर 2 प्लस x के पावर 2 प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो x के पावर 2 के क्या हो जाएगा, 2x
प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो, तो जीरो नहीं लिखेंगे। फिर से अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 2x प्लस अचर पद का डिफरेंशिएशन का हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 2x है। इसका क्या चक्कर है, देखो तो x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन किए तो भी 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कर रहे हैं फिर भी 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कर रहे हैं फिर भी क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का भी कर रहा हूं तो फिर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वह एक निश्चित मान नहीं आएगा, निश्चित मान नहीं आएगा, इसका अनेक हल हो सकता है, कोई एक से फिक्स इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। इसीलिए इसी तरह मान के चलो, अगर मान लो कि डी वाई डी एक्स, अगर एक इन जनरल मान लो कि x के पावर यदि 2 प्लस सी है, इसका मतलब मेरा इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे वो एक फिक्स इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसका अनंत इंटीग्रेशन आ सकता है। इसलिए इन सब के जगह पर हमें ये नहीं पता है ना, यहाँ से नहीं हम क्लियर कर सकते हैं कि इसके इधर क्या है, फिर इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है। मान लो जब इसका मैं इंटीग्रेशन ज्ञात करूंगा, जब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करूंगा, इसका ध्यान से समझो, जब मैं इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करूंगा 2x का, जब मैं इंटीग्रेशन ज्ञात करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेंगे, आई एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होता है, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा x के पावर 2 बाई क्या हो जाएगा 2। ये कैसे हो रहा है अभी इसके सूत्र की मदद से पढ़ेंगे, ये कैसे आ रहा है, ये सूत्र क्या है वो आगे बता रहा हूँ अभी। तो 2 से कैंसिल कर लेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ, एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन किया, ध्यान से समझे, इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरा जो फलन है एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि उसमें 2 कहाँ गया। तो उन 2 के लिए इन जनरल एक कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सी लगा देते हैं, कि जो भी अचर पद होगा उसके लिए सी कवर करेगा उसके जगह पर, ठीक है। तो इसी तरह मान लो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो अचर पद ही तो है ये है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा, यही सूत्र हम याद करेंगे नहीं, इसका मैं डिटेल में हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ध्यान से समझो। अभी ये जो समझाए ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो प्लस में क्या आएगा, सी। अब ध्यान से समझो, एक्स, यहाँ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम ये याद रखेंगे नहीं, इसको मैं हल कर रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना, इधर मैं हल कर रहा हूँ, इसको मैं इधर हल कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर n से भाग करेंगे, तो जब दोनों ओर n से भाग करेंगे, मैं इधर लिख ही दे रहा हूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, तब उधर मैं लिखूंगा, इसी को जस्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, रटना नहीं है। n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है, dx है बराबर क्या है, x के पावर n प्लस क्या है, c है। अब ध्यान से समझो, दोनों ओर मैं n से भाग करूंगा, लिख दे रहा हूं, दोनों ओर n से क्या करेंगे, भाग। तो जब दोनों ओर n से भाग करेंगे तो यहाँ से n खत्म हो जाएगा, तो x के पावर n माइनस 1 बच जाएगा, dx बराबर, इधर भाग करेंगे तो x के पावर n बाई n प्लस c बाई क्या हो जाएगा, n। अब क्या करेंगे फिर, n के जगह पर, ध्यान से समझना, n की जगह पर n प्लस 1 रखने पर जहां जहां n है वहां n प्लस 1 रखेंगे, जहां जहां n है वहां n प्लस क्या रखेंगे, 1।
तो ध्यान से समझो, इधर x है तो x n की जगह पर क्या रखेंगे, n+1, -1 है तो 1, फिर से n की जगह पर क्या रखेंगे, n+1, तो n की जगह पर x की पावर n है तो n की जगह पर क्या रखेंगे, n+1, तो n+1, -1 है तो -1, dx बराबर, यहाँ ऊपर ध्यान से समझो, x के पावर n की जगह पर क्या रखना है, n+1, तो n+1 रख लेंगे, इधर n की जगह पर क्या रख लेंगे, n+1 प्लस है c हो जाएगा, बाई n की जगह पर क्या रखेंगे, n+1। अब ध्यान से समझो, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से क्या मिल रहा है, ध्यान से समझो, यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से अगला स्टेप मेरा मिल जाएगा कि -1 और 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर n बच गया, dx बराबर x के पावर n+1 बाई n+1, सी कांस्टेंट है, तो मान लो 3 कांस्टेंट है, 3 में और 2 कांस्टेंट जोड़ देंगे तो इसका आंसर यदि 6 है तो 6 तो कांस्टेंट ही है ना, तो c और n+1 मिलकर के क्या बन जाएगा, c डैश कांस्टेंट बन जाएगा, या c लिख लो या k रख लो, जो मर्जी रखना है वो रख लो। तो हमें यहाँ से फाइनली क्या सूत्र मिल गया कि x के पावर n dx, x के पावर n dx का अगर मैं x के पावर n का यदि मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो क्या मिल जाएगा, x के पावर n+1 बाई क्या लिखूंगा, n+1। यहाँ से x के पावर क्या मिल गया, n+1 बाई n+1, x के पावर n का प्लस कांस्टेंट है, सबको मिलाकर कांस्टेंट c बनेगा, तो x के पावर n का हमें इंटीग्रेशन मिल गया, यहाँ से x के पावर n+1 बाई n+1, तो इसके जगह पर ये लिख दूंगा, इसको याद नहीं रखना है, इसके जगह पे ये याद रखना है कि x के पावर n dx इक्वल सूत्र होता है मेरा x के पावर n+1 बाई n+1, और जनरल कांस्टेंट है तो उसको c रख लो, k रख लो, जो भी रखना है रख लो, तो मैं c रख देता हूँ। ध्यान से देखो, दूसरे में क्या याद रखना है, ये चीज नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है x के पावर n dx, x के पावर n dx इक्वल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n+1 बाई n+1। ये कैसे आया है, इसके मदद से, इसको हमने यहाँ रखा, दोनों ओर n से भाग किया, ना मिल गया, और n की जगह पर n+1 रखा, इसको हल किया तो x के पावर n का इंटीग्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, इसको नहीं याद करना है, इसको याद रखना, इसको x के पावर n dx बराबर x के पावर n+1 बाई n+1। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, इसको नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा ध्यान से देखो, तो इधर तीसरा हो जाएगा मेरा, तीसरा हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन है, इसका प्रति अवकलज, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, अब प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, उस c का लॉजिक बताया हूँ क्यों बार बार c आता है, कांस्टेंट क्यों लिखा जाता है। 4 नंबर इंटीग्रेशन -1 बाई x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई x लिख लो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई x। पांचवा क्या है मेरा 1 बाई, इसका डिफ्रेंसिएशन है, अवकलज है, इससे हमें समाकलन प्रति अवकलज तक पहुंचना है, तो 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या है रूट एक्स,
रूट एक्स। यहाँ से एक बात समझो, यहाँ से 4 नंबर पर थोड़ा ध्यान से देखो, 4 नंबर थोड़ा ध्यान से देखो तो -1/x² है ना, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या है मेरा, 1/x है। ध्यान से देखो तो हाई माइनस गुना में है ना, उधर इधर माइनस गुना में है, उधर भेज देंगे तो भागा में, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1/x² का अगर इंटीग्रेशन कहीं कहीं डायरेक्ट जरूरत पड़ता है, 1/x² का इंटीग्रेशन जो निकलेगा क्या होगा, 1/x होगा। तो इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, या मैं लिख देता हूँ, या यहाँ से माइनस उधर भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, 1/x² dx का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/x² बराबर इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, माइनस का 1/x अब प्लस सी हो जाएगा। इसमें भी सी लग जाएगा, या यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चाहो तो इसको याद रखो, -1/x² dx का 1/x प्लस सी इंटीग्रेशन याद रखो, या 1/x², ये जो माइनस है गुना में उधर भेज दिए भागा में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस हो गया और भागा में गया तो माइनस हो गया। कभी कभी 1/+x² का इंटीग्रेशन पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखना, माइनस का 1/x होता है, या इसको याद रखना। ठीक है, इसी तरह इसको ध्यान से देखो कि इंटीग्रेशन दिया है 1/2√x, 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, √x होता है ना, 1/2√x का इंटीग्रेशन √x होता है, तो ये गुना में है ना, भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो कहीं कहीं 1/√x का इंटीग्रेशन dx है ना इधर, कहीं कहीं 1/√x का इंटीग्रेशन आएगा 2√x, तो इसको भी ध्यान रखना, यहाँ प्लस सी कॉन्स्टेंट होगा, या इंटीग्रेशन ध्यान से समझना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 1/√x dx क्या बन जाएगा, 2√x। कैसे बनाए, है गुना में है उधर भागा में है उधर भेज दिए गुना में, तो 1/√x आई गुना में था उधर चल गया, इधर भागा में था उधर चल गया तो गुना में, तो √x हो गया। तो कभी कभी 1/√x का ही पूछ देगा, 2 नहीं रहेगा, 1/√x का पूछ देगा तो 2√x होगा। इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना, चाहो तो इसको याद रखो या इसको, इसका भी कभी कभी जरूरत पड़ता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, 5 तक क्लियर हो गया। छठा 6 नंबर, इंटीग्रेशन e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x अब प्लस क्या हो जाए कांस्टेंट c। 7 नंबर, इंटीग्रेशन ध्यान से समझो, 7 नंबर भी समझने वाला है, a⁻, ध्यान से समझो, इसका a⁻x का डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये होना चाहिए उसके लॉजिक के हिसाब से, तो मैं कर देता हूँ a⁻x log a⁻x log a, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, a⁻x क्या होना चाहिए, x प्लस c। अब ध्यान से समझो, इसको मैं आगे हल कर रहा हूँ, इसको आगे हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहीं आगे मैं हल कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, a⁻x का रख लूंगा, इतना लंबा कौन याद करेगा, a⁻x मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, a⁻x है हाई लॉग a कांस्टेंट में है ना, ये कांस्टेंट है तो उधर भेज देंगे गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो लॉग, इधर ध्यान से समझो, a⁻x, तो a⁻x dx, गौर से चेक करना, लॉग ए कांस्टेंट है गुना में है, इधर के जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा a⁻x बाई लॉग ए प्लस सी बाई हो जाएगा लॉग ए। इसको एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझो, इसी को एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, a⁻x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा a⁻x बाई लॉग
ए प्लस कांस्टेंट पहले से है, मान लो कांस्टेंट 4 है, इसमें कांस्टेंट 2 से भाग करेंगे या कांस्टेंट 3 से भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो कांस्टेंट आएगा। तो इन सबको मिला करके क्या करेंगे, इन सबको मिला करके क्या करेंगे, एक कांस्टेंट रख लेंगे, के रख लो या सी डैश रख लो, सी डैश। तो फाइनली मेरा क्या याद रखना है कि ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना है, ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी नाम रख लो चाहे के रख लो, जो मर्जी रखना है रख लो, ऐसे ही रख देता हूँ, सी या सी डैश रख लो। फाइनल ध्यान से समझो, इसको याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि ए के पावर 7 नंबर में क्या याद रखना है, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का उतना झमेला नहीं रहता है, कुछ भी लिख लो, मैं सी रख देता हूँ, तो इसको याद रखना। 8 नंबर, इधर मैं 8 नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 8 नंबर क्या है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x है, तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन निकलेगा क्या निकलेगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ये उसका है, ध्यान रखना, ये 7 नंबर का है। आई 1/x का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो लॉग मॉड एक्स होगा, मॉड इसलिए होगा क्योंकि एक्स लॉग का मान जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, जीरो से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसको मॉड में डाला जाता है कि जो भी वैल्यू निकले वो हमेशा प्लस ए में होगा, मॉड का जो भी मान निकलता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है, इसलिए 1/x का डिफरेंशिएशन सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, 2 नंबर में भी इसको नहीं याद रखना है, 2 नंबर में हमें याद रखना है एक्स के पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी होता है, वो होता है, ये कैसे होता है वो मैं रफ में करके दिखा दिया हूँ। एक तो इसको याद नहीं रखना है, एक तो इसको याद नहीं रखना है, और एक ये बताया भी, एक इसको याद नहीं रखना है, इसके जगह पर 7 के जगह पर इसको याद रखना है, मैं इधर टच में कर दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट याद हम रखेंगे ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी, बाकी 1/x का लॉग मॉड एक्स होता है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ थ्योरी जो बच गया है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।